call is now being recorded. ओके, स्क्रीन दिख रही है? यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। ओके, यस सर। यस सर। यस सर। चलिए। हाँ, तो आज हम आइगन वैल्यू और के लिए जो पावर मेथड है उसके बारे में आज पढ़ते हैं। ठीक है, सो स्क्रीन में दिख रहा होगा आपको पावर मेथड फॉर अप्रोक्सीमेटिंग द आइगन वैल्यूज। ओके, और आपने ये देखा था कि जो मैट्रिक्स है, अगर तो पावर मेथड में हम मैट्रिक्स से ही शुरुआत करते हैं। तो एक मैट्रिक्स है जो स्क्वायर मैट्रिक्स है, A11, A12, A13 एंड सो ऑन, A1n। तो इस मैट्रिक्स के जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं n रोज और n कॉलम्स हैं। तो अभी मैं आपको ये मैट्रिक्स लिख रहा हूं और उसी तरीके से an1, an2 एंड ann इज अ मैट्रिक्स। और इस मैट्रिक्स का जो आइगन वैल्यूज निकालते हैं, आप सबको मालूम है कि वो एक पॉलिनोमियल इक्वेशन से निकालते हैं। ये पॉलिनोमियल है डिग्री n, दिख रहा होगा आपको, लैम्डा टू द पावर n प्लस सम कोफिशिएंट लैम्डा टू द पावर n माइनस 1 प्लस लैम्डा टू द पावर n माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाय ए कोफिशिएंट प्लस ए कांस्टेंट इक्वल टू 0। तो ये इस प्रकार का कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन से आपको आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर को सॉल्व करना है, और वो आप मैथमेटिकल फिजिक्स के फर्स्ट पेपर में करेंगे, है ना। लेकिन जब नंबर ऑफ ये जो ऑर्डर है मैट्रिक्स का वो बढ़ जाता है, अर्थात फॉर लार्ज वैल्यूज ऑफ n, फॉर लार्ज वैल्यूज ऑफ n, तो हमको जब लार्ज वैल्यूज मतलब मैट्रिक्स इज ऑफ वेरी लार्ज ऑर्डर, तब फिर हमको इस प्रकार के जो पॉलिनोमियल इक्वेशंस हैं इनका उपयोग करना हमारे लिए कठिन हो जाता है और टाइम भी बहुत लगेगा। आवाज आ रही है ना? यस सर। यस सर। तो ध्यान दो कि हम कैसे शुरुआत कर रहे हैं कि अगर हमारे पास एक साधारण मैट्रिक्स है 3x3 या 4x4, 4x4 में भी मुश्किल हो जाता है, तो वैसे मैट्रिसेस के लिए हम कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को सॉल्व करके हम आइगन वैल्यूज निकालते हैं और फिर उसके बाद उसके करस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर्स निकालते हैं। लेकिन जब मैट्रिक्स में n बहुत अधिक हो जाता है, तो ऑर्डर बढ़ गया उसका, तो इस प्रकार के जो पॉलिनोमियल इक्वेशंस हैं, इस प्रकार के जो पॉलिनोमियल इक्वेशंस हैं, इनकी सहायता से हमको आइगन वैल्यूज को निकालना बहुत कठिन भी होगा और इट विल टेक लार्ज अमाउंट ऑफ टाइम। तो हम कहाँ जाएंगे? हम जाएंगे, अडॉप्ट करेंगे न्यूमेरिकल टेक्निक्स। वी विल अडॉप्ट द न्यूमेरिकल टेक्निक्स फॉर अप्रोक्सीमेटिंग, एक्चुअली तो रूट्स ऑफ पॉलिनोमियल इक्वेशन ही निकाल रहे हैं। तो जो न्यूमेरिकल टेक्निक्स है, उन न्यूमेरिकल टेक्निक्स में जब हम जाते हैं तो जो रूट्स निकालते हैं पॉलिनोमियल इक्वेशन के, उसमें भी हमारे लिए हायर डिग्री के लिए जब हम जाएंगे तो राउंड ऑफ एरर आता है। आपने सुना होगा राउंड ऑफ एरर आता है, उसके कारण सॉल्यूशन डिस्टॉर्ट हो जाता है। तो ये सब से बचने के लिए एक ऑल्टरनेटिव वे है जो कि अप्रोक्सीमेट आइगन वैल्यू को निकालने का। अब आइगन वैल्यू में कई एनी आइगन वैल्यू हो सकता है, लार्जेस्ट आइगन वैल्यू हो सकता है, स्मॉलेस्ट आइगन वैल्यू हो सकता है और एनी आइगन वैल्यू हो सकता है। एनी मतलब कोई भी आइगन वैल्यू निकालने। लेकिन यहाँ पर जो हमारे कोर्स में है पावर मेथड, this method is used only to find the eigenvalue of A that is largest in absolute value.
तो जिसका मैग्नीट्यूड सबसे ज्यादा है, जिस आइगन वैल्यू, मैग्नीट्यूड मीन्स -2 एंड -3, तो मैग्नीट्यूड अगर निकालें तो 3 विल बी द लार्जेस्ट आइगन वैल्यू इन मैग्नीट्यूड, और उस आइगन वैल्यू को हम कहते हैं डोमिनेंट आइगन वैल्यू कहते हैं। और ये डोमिनेंट आइगन वैल्यूज कई फिजिकल सिचुएशंस में या फिजिकल एप्लीकेशंस में निकालना पड़ता है, इसीलिए ये पावर मेथड दिया है। तो सबसे पहले तो देख लें कि किसको कहते हैं डोमिनेंट आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर। डेफिनेशन ऑफ डोमिनेंट आइगन वैल्यू एंड डोमिनेंट आइगन वेक्टर। तो अगर मान लीजिए कि n बाय n कोई मैट्रिक्स है जिसके की कितनी आइगन वैल्यूज होगी, n आइगन वैल्यूज होगी, देयर विल बी n आइगन वैल्यूज, है ना, λ1, λ2, λ3 एंड अप टू λn। और इन आइगन वैल्यूज में λ1 को हम डोमिनेंट आइगन वैल्यू कब कहेंगे, λ1 will be called the dominant eigenvalue if and only if λ1 is का जो मैग्नीट्यूड है वो ग्रेटर देन, द मैग्नीट्यूड ऑफ λ1 इज ग्रेटर देन द मैग्नीट्यूड ऑफ एनी अदर आइगन वैल्यू। तो यहां पर लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, मैग्नीट्यूड ऑफ λ1 is greater than the magnitude of any eigenvalue, और any eigenvalue के लिए हमने क्या लिखा, लैम्डा आई लिखा, और आई के क्या मान होंगे, 1 से नहीं शुरुआत होगी, क्योंकि 1 को, λ1 को तो हमने डोमिनेंट आइगन वैल्यू मान लिया। तो आई के जो नंबरिंग होगी वो 2 से शुरुआत होके कहाँ तक जाएगी, n तक जाएगी। अगर ऐसा है तब λ1 डोमिनेंट आइगन वैल्यू कहलाएगा, और उसके करस्पॉन्डिंग जो आइगन वेक्टर होगा वो डोमिनेंट आइगन वेक्टर होगा। तो परीक्षा में या तो पावर मेथड का डिस्क्रिप्शन के ऊपर सवाल आएगा या पावर मेथड के ऊपर कोई न्यूमेरिकल रहेगा उसके ऊपर सवाल आएगा। तो आइदर केस हमको पहले उसकी थ्योरी को तो पढ़ना पड़ेगा। अब एक चीज इंपॉर्टेंट है कि हर मैट्रिक्स का डोमिनेंट आइगन वैल्यू नहीं होता है ना, नॉट एवरी मैट्रिक्स हैज ए डोमिनेंट आइगन वैल्यू, हर मैट्रिक्स का डोमिनेंट आइगन वैल्यू नहीं होगा। और उसको उदाहरण के लिए हमने क्या ले लिया, एक डायगोनल मैट्रिक्स ले लिया, जो 1 और -1 इसके डायगोनल एलिमेंट्स हैं। तो हमको मालूम है कि डायगोनल मैट्रिक्स है तो उसके डायगोनल एलिमेंट्स उसके करस्पॉन्डिंग आइगन वैल्यूज होंगे। तो यहाँ पर λ1 बराबर 1 हो गया और λ2 बराबर -1 हो गया। सो यहाँ क्या दिख रहा है, यहाँ ये दिख रहा है कि इस मैट्रिक्स का कोई भी डोमिनेंट आइगन वैल्यू नहीं है, क्योंकि बोथ हैव मैग्नीट्यूड 1। उसी तरीके से कोई मैट्रिक्स ले लिया जिसमें कि फिर से डायगोनल मैट्रिक्स ले लिए जिसके डायगोनल एलिमेंट्स जो हैं 2, 2 और 1 है। तो यहां पर भी आपको दिखाई दे रहा है कि दो आइगन वैल्यूज तो समान हो गई, तो डोमिनेट नहीं कर रही है कोई आइगन वैल्यू, हेंस दिस मैट्रिक्स हैज नो डोमिनेंट आइगन वैल्यू बिकॉज 2 ऑफ द आइगन वैल्यूज जो हैं वो समान दिख रही है। तो पावर मेथड में हमको इस डोमिनेंट आइगन वैल्यू को ही निकालना है। अब उदाहरण के लिए एक 2x2 मैट्रिक्स ले लिए अपन, कितना ले लिए, 2x2 ऑर्डर का एक मैट्रिक्स ले लिए, जिस तरीके से यहां दिख रहा है 2 - 12 और 1 - 5। इसका कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल हमको मालूम है λ² + 3λ + 2, ये आप निकाल सकते हैं। तो इसका आइगन वैल्यू क्या हो गया, -1 और -2 हो गया, और इसमें से अधिक कौन सा हो गया, λ2 जो है वो डोमिनेंट आइगन वैल्यू हो गया। और फिर आप, तो जब 2x2 है तो इट इज वेरी इजी, क्योंकि दो आइगन वैल्यू ही निकलेगी, एक को आप डोमिनेंट होगी तो आप पहचान लोगे, और उसका करस्पॉन्डिंग t टाइम्स, वेयर t इज एनी आर्बिट्री क्वांटिटी,
तो t टाइम्स 3 एक मल्टीप्लाइड बाय कॉलम वेक्टर 3 1। तो अब ये मेथड जो है इसके बारे में आ जाए, ये अब डिस्क्रिप्शन आ जाए अपन, डिस्क्रिप्शन ऑफ दी पावर मेथड। समझ आया यहां तक सबको? यहां तक है कुछ समझ आया? ये आवाज नहीं सुनाई दे रही? यस सर। आ रही है सर। आ रही सर। अभी तक की बातें कुछ समझ में आई आपको कि डोमिनेंट Yes, sir. आइगन वैल्यू निकालना है तो किसको कहते हैं डोमिनेंट आइगन वैल्यू, इसको हमको Yes, sir. पता है। अब आगे बढ़े इस मेथड में कि इस मेथड में जब लार्जेस्ट मेथड क्या होगा, लार्जेस्ट आइगन वैल्यू इन मैग्नीट्यूड निकालना होगा और उसका करस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर निकालना पड़ेगा। जो मेथड यूज करेंगे वो क्या पावर मेथड। अब ये मेथड कब कार्य करता है, ये मेथड कब वर्क करेगा? इट विल वर्क जब लार्जेस्ट आइगन वैल्यू जो है वो डिस्टिंक्ट है, उसकी पहचान अलग है। जब 2 2 और 1 हो गया तो फिर पहचान नहीं हो पा रही थी क्योंकि दो आइगन वैल्यू समान हो गई। तो ये पावर मेथड तभी काम करेगा जब लार्जेस्ट आइगन वैल्यू डिस्टिंक्ट होनी चाहिए। तो यहां पर मैं लिख दे रहा हूं, ये ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन बन रहा है। दिस मेथड विल वर्क ओनली इफ द लार्जेस्ट आइगन वैल्यू इज डिस्टिंक्ट, और बाकी बचे हुए आइगन वैल्यूज वो रिपीट कर सकते हैं। देयर मे एग्जिस्ट रिपीटेड आइगन वैल्यूज, ये अब है ना, लेकिन शर्त यह है कि देयर मस्ट एग्जिस्ट ए कंप्लीट सेट ऑफ आइगन वेक्टर्स। अगर 3 आइगन वैल्यू हैं जिसमें लैम्डा 1 तो डोमिनेंट है और लैम्डा 2 और लैम्डा 3 सेम है, लेकिन लैम्डा 1 लैम्डा 2 और लैम्डा 3 इसके करस्पॉन्डिंग एक सेट ऑफ आइगन वेक्टर्स होना चाहिए। कभी कभी 3 आइगन वैल्यू और 2 ही आइगन वेक्टर निकल पाते हैं, तो ऐसा नहीं होगा। अगर 3 आइगन वैल्यू है तो कंप्लीट सेट होना चाहिए 3 आइगन वेक्टर्स का। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ ये बन रहा है कि पावर मेथड में इंपॉर्टेंट कंडीशन ये है कि द लार्जेस्ट आइगन वैल्यू शुड बी क्या होना चाहिए? डिस्टिंक्ट, मतलब वो अलग होना चाहिए बाकी से, है ना। तो आगे बढ़ते हैं, तो मानते हैं कि चलिए एज्यूम करते हैं कि जो हमारा गिवन मैट्रिक्स है उस गिवन मैट्रिक्स के n डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज है। अब n डिस्टिंक्ट लिखा है तो सब अलग अलग मान लीजिएगा, उसमें से डोमिनेंट को छोड़ के रिपीट भी हो सकता है, तो उसके लिए भी ये मेथड अडॉप्ट होगा। लेकिन अभी हमने शुरुआत में ये माना कि सारे n डिस्टिंक्ट वैल्यूज हैं, तो ऑल दी आइगन वैल्यूज जो है लैम्डा 1 लैम्डा 2 और उसी तरीके से लैम्डा n जो है आइगन वैल्यूज हैं किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स के। और यह भी मानना पड़ेगा कि उसके जो करस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर्स हैं वो कैसे हैं? लीनियरली इंडिपेंडेंट है। वो कैसे वेक्टर्स हैं? आपने अभी आपको सर ने पढ़ाना शुरू किया होगा मैथमेटिकल फिजिक्स में। आप इस अभी जो शुरुआती क्लास हुई है एक जो हुई है उसमें लीनियरली डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट सेट ऑफ वेक्टर्स के बारे में बात शुरू हो गई ना, ये पढ़ाना शुरू किया होगा सर ने, क्यों भाई? हैं? बताइए। क्यों भाई? आपको सर लोग ने थोड़ा सा पढ़ाना तो शुरू किया होगा डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेक्टर्स। कुछ नहीं बोल, नहीं पता है सर अभी। अभी नहीं पता? नहीं पता है सर, नहीं पढ़ा है अभी। नहीं पढ़ा है उसको। अच्छा, नो सर। लेकिन ये बताओ बीएससी में तो पढ़े फर्स्ट हो ना ईयर में पढ़े हैं लीनियर सर। अलजेब्रा? हाँ बीएससी में Yes, sir. पढ़े। पढ़े हो?
पढ़े हो ना भैया, लीनियर अलजेब्रा में पढ़े होगे ना? हाँ ये सर, हैं? बीएससी यस में सर, पढ़ा है। उसका वहां पे इंडिपेंडेंट और लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट ऑफ वेक्टर्स पढ़े हो ना? किसी को याद आ रहा है यस सर लीनियरली उसका डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट सेट ऑफ वेक्टर किसको कहते हैं? लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट ऑफ वेक्टर्स यस सर, उसका डिटर्मिनेंट कुछ ना याद कर? जीरो के इक्वल नहीं होता। अरे नहीं नहीं नहीं, लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट ऑफ वेक्टर्स किसको कहते हैं? उसका सर वैल्यू इक्वल टू जीरो रहता है सर, मतलब अरे लैम्डा वन लैम्डा। मूल बात यह है कि किसी डिपेंडेंट कब कहते हैं? एक सेट ऑफ वेक्टर्स को लीनियरली डिपेंडेंट तब कहते हैं कि उस सेट ऑफ वेक्टर्स में से किसी भी वेक्टर को हम लीनियर कॉम्बिनेशन के रूप में एक्सप्रेस कर सकते हैं ऑफ द रिमेनिंग वेक्टर्स। और कोई भी वेक्टर को ऐसा नहीं लिखा जा सकता है, तब वो कहलाता है लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट ऑफ वेक्टर्स। कैसा, तुम लोग को कुछ भी याद नहीं आ रहा? ठीक है, तो अगर मान लो A1 A2 AN लीनियरली इंडिपेंडेंट है, तब क्या होगा? तब ये होगा लीनियरली इंडिपेंडेंट है तो कैसा होगा? अगर मान लीजिए A1 A2 A3 AN ये है लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स, तो तब याद करिए जीरो नहीं होता, उसका पूरा कंडीशन लिखिए। x1 इंटू A1 प्लस x2 इंटू A2 प्लस xn इंटू AN इज इक्वल टू जीरो, है ना? इफ एंड ओनली इफ जीरो कब होगा? जब हमको ये लेना पड़ेगा x1 इक्वल टू x2 इक्वल टू xn इक्वल टू जीरो। तो मतलब हम किसी भी प्रकार के स्केलर्स नहीं ढूंढ पाते हैं जो कि इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे। तो तब हम क्या करते हैं कि उनको बोलते हैं लीनियरली इंडिपेंडेंट। लेकिन अगर मान लीजिए A1 A2 A1 लीनियरली डिपेंडेंट होता, तो इसमें किसी भी एक वेक्टर को हम कैसे लिख सकते थे? लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ द रिमेनिंग वेक्टर्स। तो n वेक्टर्स में से किसी एक को अगर हमने उठा लिया तो वो रिमेनिंग n माइनस वेक्टर्स के लीनियर कॉम्बिनेशन के रूप में एक्सप्रेस कर सकते हैं, बशर्ते कि हमको कुछ स्केलर्स मिलने चाहिए। ये बेसिक डेफिनेशन है यार लीनियर इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेक्टर्स का, जो आपने स्कूल में कॉलेज में पढ़ा होगा मैथ्स में, है ना? याद आ रहा है यस कुछ? सर। हाँ। यस सर। तो अभी हमने हाँ, तो अभी हमने यहाँ पर जो माना है कि लैम्डा वन लैम्डा टू लैम्डा एन उसके एन डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज हैं, और उसके करस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर्स कैसे मान लिया है? लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट ऑफ आइगन वेक्टर्स मान लिया है। मीन्स none of the vectors can be expressed as a linear combination of the remaining vector। अगर मान लो लैम्डा वन के करस्पॉन्डिंग x1 है, लैम्डा टू के करस्पॉन्डिंग x2 है, लैम्डा एन के करस्पॉन्डिंग xn है, तो इनमें से किसी भी वेक्टर को हम एज ए लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ द रिमेनिंग वेक्टर्स नहीं लिख सकते हैं, तब ये सेट ऑफ वेक्टर्स लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा। तो चलिए अब हम क्या करते हैं, ये तो हमने मान लिया कि हमारे पास n डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज हैं, लैम्डा वन लैम्डा टू और लैम्डा एन। अब हम इसको उनके ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड के क्रम में इनको अरेंज करते हैं। तो मान लीजिए कि हमने अरेंज इस तरीके से किया कि सबसे लार्जेस्ट आइगन वैल्यू जो है वो लैम्डा वन है, उसका मैग्नीट्यूड सबसे अधिक है। उसके बाद उससे कम है लैम्डा टू, उससे कम है लैम्डा थ्री, और सबसे कम है लैम्डा एन। ठीक, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि इसका मतलब क्या हुआ? लैम्डा के अगर कोई आइगन वैल्यू ले लें और इसको डिवाइड करें लैम्डा वन से, तो वो हमेशा कैसा रहेगा? कैसा रहेगा? कोई भी आइगन वैल्यू ले लें और लैम्डा वन से उसको डिवाइड करें,
तो ये कैसा रहेगा, इसका मैग्नीट्यूड हमेशा, बोलिए, है 1 हो जाएगा। 1 क्यों होगा? स्मॉल हो जाएगा। लेकिन स्मॉल होने का मतलब व्हेन λ1 इज ग्रेटर देन λk, तो जो भी रेशियो आएगा वो हमेशा कैसा रहेगा? कैसा रहेगा? 1 क्या से लिखा है छोटा, मैंने? लेस देन 1। 1 से छोटा। तो ये हाँ, तो इसको याद रखो भाई, ये तो पता है। तो छोटी छोटी बातें हैं, उसका जवाब हमको देने की कोशिश करना चाहिए। तो इट विल बी ऑलवेज लेस देन 1। अब चलिए हम उसका फील्ड बनाते हैं, उसका वेक्टर्स जो हैं उसके अलग अलग। λ1 जो के करस्पॉन्डिंग एक आइगन वेक्टर v1 ले लिया, λ2 के करस्पॉन्डिंग v2 ले लिया, और उसी तरीके से λn के करस्पॉन्डिंग vn ले लिया, और ये सारे करस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर्स हैं। और आपने वेक्टर स्पेस भी पढ़ा होगा, पढ़ा है ना? यस सर। यस सर। है हाँ, तो ये v1 v2 vn क्या, ठीक, क्योंकि n वेक्टर्स हैं तो ये n डायमेंशनल वेक्टर स्पेस बना देंगे। तो एक चीज यहां पर ये ध्यान रखना है, हमने क्या क्या मान लिया। λ1 λ2 λ3 डिस्टिंक्ट है, और λ1 λ2 λn के करस्पॉन्डिंग जो आइगन वेक्टर्स हैं वो आइगन वेक्टर्स दे आर लीनियरली इंडिपेंडेंट हैं, और ये सेट ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स फॉर्म ए n डायमेंशनल वेक्टर स्पेस। एक चीज ये ध्यान रखना है कि अगर मान लीजिए लोअर आइगन वैल्यूज रिपीट होती भी हैं, तो ये मैंने पहले भी कहा था, इसके बावजूद ये मेथड जो है ये काम करेगा। इवन इफ द लोअर आइगन वैल्यूज, मतलब λ1 से जो छोटी वाली आइगन वैल्यूज हैं उनमें से कुछ आइगन वैल्यूज रिपीट होती हैं, इसके बावजूद पावर मेथड काम करेगा। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि n लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट ऑफ वेक्टर्स होने चाहिए। चलिए, अब कोई भी वेक्टर जो है any vector v can be written as a linear combination of v1 vn। इसका मतलब ये हुआ कि हम v को कैसा लिख सकते हैं, c1 v1 प्लस c2 v2 प्लस cn vn। ठीक है, यहां ये समझ आई बात कि एनी वेक्टर इन कैन बी रिटन एज ए लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ द गिवन सेट ऑफ वेक्टर्स। v1 में से नहीं मैं बोल रहा हूं, लेकिन कोई नया वेक्टर जो है उसको मैं लिख सकता हूं एज ए लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ ए गिवन सेट ऑफ वेक्टर्स, प्रोवाइडेड मेरे पास ये स्केलर c1 c2 और cn ज्ञात हो। आई बात समझ में? मैं v1 v2 और vn तो लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट ऑफ वेक्टर्स हैं, बट आई कैन फॉर्म ए न्यू वेक्टर v विच इज कैन बी, जो कैसा लिखा सकते हैं, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ दीज वेक्टर्स v1 v2 vn। ये भी हम वेक्टर स्पेस में पढ़े हैं। याद आ रहा है आपको ये बात? क्यों भाई, ये बात यस सर। कुछ याद आ रही है आपको? हाँ, Yes, तो sir. इसको थोड़ा सा वो किताब निकाल के आप मैथमेटिक्स की निकाल के देख लो जरा, जितने लोग जुड़े हुए हैं, कि v1 v2 vn तो लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट ऑफ वेक्टर्स है, लेकिन एनी न्यू वेक्टर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज ए कॉम्बिनेशन ऑफ द लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट ऑफ वेक्टर्स। तो देखो, ये अलजेब्रा इसीलिए थोड़ी कठिन भी होती है, हर का एक एक मीनिंग। तो इस तरीके से हमने ये c1 c2, प्रोवाइडेड ये c1 c2 cn एग्जिस्ट कर रहा है। अब मान लीजिए इक्वेशन नंबर 1 को हम प्री मल्टीप्लाई करते हैं इससे, मैट्रिक्स A से। तो जब हम प्री मल्टीप्लाई करेंगे इस वेक्टर v को, तो a इंटू वी लिख सकते हैं यहां पर,
और यहाँ पे क्या आएगा, C1 इंटू AV1 प्लस C2 इंटू AV2, अगेन यू आर मल्टीप्लाइंग, प्री मल्टीप्लाई कर रहे हैं, AV2 मिल जाएगा एक टर्म और यहाँ पे AVN मिल जाएगा एक टर्म। और चूंकि V1 V2 Vn जो है वो आइगन वेक्टर्स हैं, तो आइगन वैल्यू प्रॉब्लम बन रही है। A1 V1 इज लैम्डा 1 A1, A2 V2 इज लैम्डा 2 A2, और उसी तरीके से AN Vn इज इक्वल टू लैम्डा n इंटू Vn हो गया। तो हम वापस कहाँ चले जा रहे हैं, यहीं पे जा रहे हैं, यहीं पे हम वापस जा रहे हैं। तो AV बिकम्स इक्वल टू AV1 के बदले लिखोगे लैम्डा 1 V1, AV2 के बदले लिखोगे लैम्डा 2 V2, और AVN के बदले लिखोगे लैम्डा n Vn लिखोगे। ये लिख दिया यहाँ पर लैम्डा n Vn, ये छू लिया लैम्डा n Vn। अब इसके मेथडोलॉजी में अभी हमारा सारा ध्यान जो है वो लैम्डा 1 की तरफ है। तो हम लैम्डा 1 को कॉमन निकाल लें। तो जब लैम्डा 1 को कॉमन निकालेंगे तो अंदर क्या बचेगा, C1 इंटू V1 मिलेगा। लैम्डा 1 कॉमन निकालेंगे तो फर्स्ट टर्म में क्या मिल जाएगा, C1 इंटू V1 मिलेगा कि नहीं मिलेगा? यस है? सर, यस सर, और सेकंड टर्म में क्या होगा, लैम्डा 1 तो है नहीं और लैम्डा 1 कॉमन निकाल ली है, तो लैम्डा 2 अपॉन लैम्डा 1 बनेगा कि नहीं बनेगा यहाँ पर? अगर इसके साथ बनना यस है सर, तो लैम्डा 2 अपॉन लैम्डा 1 V2 हो गया। ओके, तो यहाँ पर भी उसी तरीके से अगर लैम्डा 1 कॉमन निकाल लिए हैं तो लैम्डा n अपॉन लैम्डा 1 हो जाएगा। हाँ, तो अब फिर इस प्रोसेस को रिपीट करें, इस प्रोसेस को फिर से रिपीट करें। ये देखिए इटरेशन की प्रक्रिया हो रही है बेसिकली, है ना, प्री मल्टीप्लाइंग बाय A। तो एक बार प्री मल्टीप्लाई किया तो ये मिला, फिर हमने A स्क्वायर V किया, मतलब अगेन प्री मल्टीप्लाई किया A से। तो जब फिर अगेन प्री मल्टीप्लाई किया A से, तो फिर यहाँ पर देखिए क्या आ जाएगा, AV1 आएगा। यहाँ पर मैं थोड़ा एक स्टेप और लिख सकते थे, AV1 आएगा कि नहीं आएगा? यस सर, अगर यहाँ पर प्री मल्टीप्लाई करें तो AV1 आएगा, और AV1 किसके बराबर है, लैम्डा 1 इंटू V1 के बराबर V1 है। तो यहाँ पर लैम्डा 1 पहले से ही था तो लैम्डा 1 का स्क्वायर हो गया, तो उसी को हमने फिर से लिख दिया, लैम्डा 1 C1 लैम्डा 1 V1 हो गया, फिर C2 लैम्डा 2 अपॉन लैम्डा 1, AV2 इज अगेन लैम्डा 2 इंटू V2, Cn lambda n upon lambda 1, again AV1 is lambda n into V1। तो यहां से हम क्या कर सकते हैं, लैम्डा 1 का स्क्वायर को कॉमन निकाल दें। तो लैम्डा 1 का स्क्वायर को कॉमन निकालने से C1 V1 हो गया। यहाँ नहीं है लैम्डा 1 स्क्वायर, यहाँ सिर्फ लैम्डा 1 है। तो इसका मतलब क्या हो गया यहाँ पर, और ये लैम्डा 2 इंटू लैम्डा 2 स्क्वायर हो गया, ये लैम्डा n इंटू लैम्डा n स्क्वायर हो गया। तो चूंकि एक लैम्डा 1 स्क्वायर बाहर निकाल लिए हैं, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, लैम्डा 2 अपॉन लैम्डा 1 का स्क्वायर हो जाएगा। देख लो ये वापस वही देगा कि नहीं देगा, देगा ना? यस सर, ये सही है। और यस सर, उसी तरीके से यहाँ पर, हाँ उसी तरीके से लैम्डा n अपॉन लैम्डा 1 का स्क्वायर आ जाएगा। तो ऐसा हमने कई बार करते हैं। तो मान लीजिए ये प्री मल्टीप्लाइंग बाय द मैट्रिक्स A, ये हम कितने टाइम्स करते हैं, k टाइम्स करते हैं। तो जब A पावर k टाइम पे ये रिजल्ट क्या देगा, जब एक बार प्री मल्टीप्लाई किया तो लैम्डा 1, जब दो बार प्री मल्टीप्लाई किया तो लैम्डा 1 का स्क्वायर आया। अब इसी को इंडक्शन मेथड से जनरलाइज करें तो यहाँ पर अब क्या आ जाएगा, लैम्डा 1 टू द पावर k आ जाएगा। C1 V1
लैम्डा 2 अपॉन लैम्डा 1 टू द पावर k हो जाएगा, Cn लैम्डा n अपॉन लैम्डा 1 टू द पावर k हो जाएगा। तो इस तरीके से आपने k टाइम पर इटरेशन के बाद ये रिजल्ट मिला। इसको थोड़ा एक्सटेंड करें रिजल्ट निकालने के लिए। अगर k प्लस 1th इटरेशन में जाएं या k प्लस 1 टाइम्स प्री मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो लैम्डा 1 का पावर k प्लस 1 हो जाएगा हर जगह। तो जहां जहां आपको पावर k दिख रहा है वहां वहां क्या सब्स्टिट्यूट कर दोगे, k प्लस 1, यहां पर भी k प्लस 1। तो सिंपल है मेथड। ये इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 पे नजर डालिए। अगर मैं इटरेशंस की संख्या को बहुत अधिक, लार्ज इनफ नंबर ऑफ इटरेशंस, इंफिनिटी लेना नहीं है, इसका मतलब सिर्फ ये है कि इटरेशंस की संख्या को बढ़ाते जाएं जितनी बढ़ा सकें ज्यादा से ज्यादा। तब इसमें क्या होगा, तब क्या होगा, लैम्डा 1 याद रखिए, लैम्डा 1 इज द लार्जेस्ट इन मैग्नीट्यूड। ऐसा आइगन वैल्यू है ये सबसे अधिक है, इज द लार्जेस्ट मैग्नीट्यूड। और तब फिर यहां पर क्या होगा इक्वेशन 2 में, लैम्डा 2 अपॉन लैम्डा 1, लैम्डा 1 बहुत अधिक है और k का मान बढ़ाते जा रहे हैं बढ़ाते जा रहे हैं। तो ये टर्म क्या कर सकते हैं, इसके बाद के जितने टर्म्स हैं, इसके बाद के जितने टर्म्स हैं इसको क्या कर सकते हैं, इसके बाद के जितने टर्म्स हैं इसको क्या कर सकते हैं, लैम्डा 1 कहाँ है, डिनोमिनेटर में, हर टर्म में लैम्डा 1 डिनोमिनेटर में और उसका k टाइम्स, और k अधिक से अधिक करते हैं, हाँ निगलेक्ट कर सकते हैं। गुड, हम क्या कर सकते हैं, निगलेक्ट किया। तो निगलेक्ट किया तो सिर्फ क्या बच गया, C1V1 लैम्डा 1 टू द पावर k। ये इक्वेशन 4 बना लिया। और इसके बाद वाले में इक्वेशन 3 में अगर k टेंड्स टू इंफिनिटी करेंगे तो क्या मिलेगा, इसको सबको निगलेक्ट करेंगे तो C1V1 लैम्डा 1 टू द पावर k प्लस 1 हो जाएगा। C1V1 लैम्डा 1 टू द पावर k प्लस 1 हो गया। तो ये इक्वेशन 5 हो गया। अब रेशियो निकाल लें चौथे और पांचवें इक्वेशन के राइट हैंड साइड का। रेशियो किसका है, RHS का रेशियो निकाल लें। तो जब रेशियो निकालेंगे तो C1V1 सब कैंसल आउट हो गया। क्या बचा, क्या बचेगा आपके पास, k प्लस 1th इटरेशन और kth इटरेशन में आपके पास सिर्फ क्या बचेगा, क्या बचेगा, कहां पे चले गए, अप्रोक्सीमेट क्या हो जाएगा इस रेशियो का वैल्यू, लैम्डा 1। लैम्डा 1। तो यहां से अब, हाँ तो यहां से इन्फ्रेंस निकाल सकते हैं, अर्थ निकाल सकते हैं कि इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 के जो LHS हैं, a टू द पावर k टाइम्स इंटू v और a टू द पावर k प्लस 1 इंटू v, इसका रेशियो जो है जैसे जैसे हम k टेंड्स टू इंफिनिटी बढ़ाते जाएंगे नंबर ऑफ इटरेशंस को, तो ये अप्रोक्सीमेटली किसके बराबर हो जाएगा, किसके बराबर हो जाएगा, और लैम्डा 1 क्या था, लैम्डा 1 था डोमिनेंट आइगन वैल्यू, डोमिनेंट आइगन वैल्यू, ये इसके बराबर हो जाएगा। तो n अप्रोक्स किया, दूसरा किया, तीसरा किया, चौथा किया, मतलब वही प्री मल्टीप्लाइंग कर रहे हैं। हर बार जो है हम जो नजदीक किसके जा रहे हैं, हर बार हम नजदीक किसके जा रहे हैं, कन्वर्ज किसकी ओर हो रहे हैं, डोमिनेंट आइगन वैल्यू की तरफ कन्वर्ज हो रहे हैं। तो ये है पावर मेथड का बेसिक डिस्क्रिप्शन। इसमें कुछ बातें और भी हैं जो हम आगे की क्लास में बताएंगे। स्वाभाविक है, जब आप स्टॉप कब करेंगे, स्टॉपिंग क्राइटेरिया क्या होगा, जब आप इटरेशंस को समाप्त कब करेंगे। तो डिफरेंस बिटवीन एनी टू रेशियोज, डिफरेंस बिटवीन एनी टू रेशियोज इज लेस देन सम गिवन टॉलरेंस। जो एक निर्धारित आपने एक एक्यूरेसी की लिमिट जिसको हम टॉलरेंस कहते हैं, उससे अगर
कम आ गया तो हम समाप्त कर देते हैं, फिर इटरेशन को आगे नहीं बढ़ाते। कौन से दो रेशियो हैं अभी आपको एक छोटे से उदाहरण में समझ जाएंगे। एक और बात ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट है कि इस पावर मेथड में कन्वर्जेंस ज्यादा तेजी से होगा अगर लैम्डा 2 जो है, मालूम है कि वो हम सक्सेसिवली अरेंज कर रहे हैं, लैम्डा 3 लैम्डा 2 से कम होगा, लैम्डा 4 लैम्डा 3 से कम होगा एंड सो ऑन, या किसी में कोई एक आध बराबर हो सकता है। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि जो लैम्डा 2 है वो बहुत कम है, कि वो बहुत छोटा है किसकी तुलना में, लैम्डा 1 की तुलना में अगर बहुत छोटा है तो कन्वर्जेंस बहुत तेजी से होगा। मतलब लैम्डा 1 की तरफ इटरेशन में हर बार इटरेशन करेंगे तो कन्वर्जेंस होगा टुवर्ड्स लैम्डा 1। एक्चुअल में हम इसको उल्टा भी काम कर सकते थे, एक सवाल पहले करते, उसमें कर क्या रहे हैं वो पहले समझ लेते और उसके बाद फिर हम थ्योरी पर आते। लेकिन मेरे को ऐसा लगा कि आप लोग ध्यान से सुन रहे हैं क्लास को, अभी तक का जो रिस्पांस है वो आप, तो मैं बोला कि पहले आपको इसका डिस्क्रिप्शन बता सकते हैं। और एक बात जरूर है कि साइन को चेक करने की बात आएगी तो आप किसी भी आइगन वैल्यू की साइन चेक करना कि पॉजिटिव हो कि नेगेटिव, तो ये ध्यान रखना पड़ेगा कि हमारा कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन सेटिस्फाई होना चाहिए। तो लैम्डा 1 अगर रखा है तो लैम्डा 1 का पॉजिटिव वैल्यू रखने से सेटिस्फाई हो रहा है कि नेगेटिव वैल्यू रखने से सेटिस्फाई हो रहा है। तो हम चेक कर सकते हैं कि अगर आइगन वैल्यू, डोमिनेंट आइगन वैल्यू 3 निकल रही है या जो भी निकल रही है आइगन वैल्यू, वो आइगन वैल्यू आपको चेक करना है कि वो +3 है कि -3 है एक्चुअली। तो आप इस कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन में रखेंगे और देखेंगे कि राइट हैंड साइड आइडेंटिकली 0 आ रहा है, लेकिन लैम्डा 1 के किस साइन के साथ आ रहा है, +3 के साथ आ रहा है कि -3। तो एग्जैक्ट जो आइगन वैल्यू होगी वो ये मिल जाएगी। हम अब एक महत्वपूर्ण बात यह है कि ये जो कहीं पर भी सर ने ये अभी हमने जब पढ़ाया आपको ये पूरी बातें, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? एनी वेक्टर वी। Any vector v. वेक्टर वी। एनी वेक्टर वी एंड वी, तो इसका मतलब दैट एनी वेक्टर इज अननोन। वो वेक्टर कैसा है नहीं मालूम, लेकिन होगा ऐसा वेक्टर। सो एनी वेक्टर इज अननोन, द वेक्टर वी या इज अननोन। तो हमको कुछ तो लेना पड़ेगा, कि कुछ तो अप्रोक्सीमेशन लेना पड़ेगा उसका, वहीं से हम शुरुआत कर सकते हैं, है ना। ए वी करें, फिर A² वी करें, फिर एंड सो ऑन करते रहें। तो जो भी वेक्टर अननोन है, तो इसलिए सेफेस्ट तरीका यह है कि हम उस वेक्टर को क्या मान लें, उस वेक्टर को 1 1 1 ऐसा मान लें, ठीक है। ये सेफेस्ट वेक्टर कहलाता है, इनिशियल वेक्टर हम इसको चुन सकते हैं। तो बस ये ध्यान रखना है कि ये ऑर्थोगोनल नहीं होना चाहिए टू दी आइगन वेक्टर v1। जो भी इसका करस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर होगा लैम्डा 1 के करस्पॉन्डिंग, अब ये भी मुझे नहीं मालूम भाई कैसे पता चलेगा, लैम्डा 1 के करस्पॉन्डिंग जो आइगन वेक्टर है v1 उसके ये ऑर्थोगोनल नहीं होना चाहिए। ऑर्थोगोनलिटी की भी आप कंडीशन जानते हो। खैर ये और आगे बढ़ेंगे इसमें एक दो सवाल में तो फिर समझेंगे। तो चलिए इसमें एक सवाल लेता हूं जिसमें कि एक डोमिनेंट आइगन वेक्टर निकालना है पावर मेथड से। अब ऐसा भी सवाल हो सकता है, तो स्वाभाविक है जब आप आइगन वैल्यू निकालेंगे तो आइगन वेक्टर भी निकलेगा उसका करस्पॉन्डिंग डोमिनेंट आइगन वेक्टर। और सुविधा के लिए ये मान लिया कि हमारे पास जो मैट्रिक्स है वो 2x2 ऑर्डर का, और क्या एलिमेंट्स हैं उसके, 2 -12 और 1 -5, ये उसके करस्पॉन्डिंग आइगन, ये उसके दोनों चारों एलिमेंट्स हैं। अब पावर मेथड ये कहता है कि सबसे पहले तो आपको क्या करना पड़ेगा, यू हैव टू स्टार्ट विथ ए नॉन जीरो
नॉन जीरो अप्रोक्सीमेशन, और वो अप्रोक्सीमेशन जिसको मैं v कह रहा था, v इज इक्वल टू जो ऊपर लिखा था, जिसको अभी थोड़ी देर पहले मैंने बोला कि लेटर, ये यहाँ पर एनी वेक्टर बोला था, मुझे मालूम नहीं है ये वेक्टर क्या है, तो थ्योरेटिकली तो ऐसा लिख सकते हैं, लेकिन जब v को चुनने की बारी आती है तो हमको चुनना पड़ेगा, और इजीएस्ट वे है कि हम इसको कैसा चुन ले, सेफेस्ट वेक्टर। इसके बारे में मैं थोड़ा सा और आगे बताऊंगा कि वन, इसके डिफरेंट एलिमेंट्स 1 1 1 करके चुन लिया, और यहां पर उसने इस इनिशियल नॉन जीरो अप्रोक्सीमेशन को 1 1 ले लिया, और ए नहीं लिया, वी नहीं लिया, उसको उसने x0 लिया। तो कोई बात नहीं, आप कंफ्यूज मत होइएगा, x0 इज द सेम एज द वेक्टर जो वी लिया। अब हम प्री मल्टीप्लाई करें, मेथड क्या कहता है, इटरेशन की प्रक्रिया को स्टार्ट करें। किसको स्टार्ट करें, इटरेशन की प्रक्रिया को स्टार्ट करें, और इटरेशन की प्रक्रिया को स्टार्ट करने का मतलब है कि ax0 निकालें, और जब ax0 निकालेंगे तो नया आइगन वेक्टर बनेगा, बनेगा ना, आपको पता है कि आइगन वेक्टर बनेगा नहीं। तो हमने क्या किया, लेट ax0 बी इक्वल टू x1 मान लिया, तो x1 इक्वल टू ax0 हो गया। प्री मल्टीप्लाई किया, 2 माइनस 12 1 माइनस 5 1 1, तो कर लिया भाई, इसको आराम से हो जाएगा, 2 इंटू 1 प्लस माइनस 12 इंटू 1 मतलब -10 हो गया, और -4 हो गया। इसमें से एक काम करें, हम 4 को कॉमन निकाल लें, 4 को कॉमन निकाल लें, तो 4 को कॉमन निकालने से ये 10 को कॉमन निकालते तो ये 4/10 इस तरीके से कुछ फ्रैक्शनल पार्ट आता। तो लुक फॉर द इंटीजर्स, तो इंटीजर मिल तो नहीं रहा है, रियल नंबर ही मिल रहा है, और -10 और -4, तो -4 को कॉमन निकालेंगे तो यहाँ क्या बचेगा, 2.50 और 1 मिलेगा, ये मिलेगा। ये समझ आ रहा है यहाँ तक? हमने प्री मल्टीप्लाई किया, x0 को एज्यूम कर लिया कि ये क्या है, इनिशियल वेक्टर 1 1, प्री मल्टीप्लाई करके एक नया वेक्टर बनेगा, और साथ में हमने एक स्केलर क्वांटिटी, एक मल्टीपल को बाहर निकाल लिया। तो यहां से किसको बाहर निकाला, -4 को बाहर निकाला, तो अंदर क्या बचेगा, 2.5 एंड 1। अब ये हमारा x1 हो गया, कौन सा, ये x1 हो गया, -10 और -4। अब फिर प्री मल्टीप्लाई करें x1 को a से, तो नया वेक्टर दे देगा x2, तो 2 माइनस 12 1 माइनस 4 से फिर प्री मल्टीप्लाई किए, x1 को मल्टीप्लाई करेंगे -10 और -4, तो ये आया 28 और 10। अब फिर 10 से हमने 10 स्केलर को बाहर निकाल लिया, 2.8 और 1, तो फिर हमने 28 और 10 को प्री मल्टीप्लाई किया a से, तो x3 बन गया, x3 हो गया, और यहां पे क्या वैल्यू आया, -64 और 22। अब फिर हमने यहां पर -22 को कॉमन निकाल लिया, तो क्या बचेगा, 2.91 और 1, फिर -64/22 को प्री मल्टीप्लाई किया a से, तो यहां से मिलेगा x4, तो x4 इज ax3 हो गया, 136 और 46। अब यहां से 46 को कॉमन निकाले तो 2.96 और 1 मिला, फिर एक बार और आगे प्री मल्टीप्लाई किए x4 को a से, तो x5 मिला, तो क्या मिला, x5 -280 और -94, अगेन -94 कॉमन निकाले तो मिला 2.98 और 1, और फिर x6 निकालते हैं तो x6 इज अगेन ax5,
तो ये मिला 568 अपॉन 190 और 190 कॉमन निकाले तो 2.99। अब देखिए इधर ध्यान से देखिए, जहां पर मैंने आपका ध्यान लाया, कहां पर, ये यहां पर। तो देखिए जो मल्टीपल्स है -94 और 190, इसके बाजू में जो मैट्रिक्स मिल रहा है, जो एक सिंगल कॉलम मैट्रिक्स है, वो लगभग आपको दिख रहा है कन्वर्ज हो रहा है। 2.98 और 1, 2.99 और 1, 2.96 और 1, 2.91 और 1, ये लगभग कन्वर्ज होके किधर की ओर जा रहा है, क्योंकि डेसिमल तो है नहीं, तो किधर की ओर जा रहा है, ये कन्वर्ज होके किस आइगन वेक्टर की ओर जा रहा है, किस आइगन वेक्टर की ओर जा रहा है, 3 1 आइगन वेक्टर की ओर जा रहा है। ये बात समझ में आई आपको कि कैसे कन्वर्जेंस होने लगा? जैसे आपने इटरेशंस बढ़ाते गए तो वैसे वैसे स्केलर मल्टीपल लेने के बाद हमारे पास जो जो कॉलम वेक्टर बन रहा है, वो उसमें जो एलिमेंट्स हैं वो रिपीट होने लगे। अब मैं आपसे ये पूछता हूं कि अप्रोक्सीमेट लार्जेस्ट आइगन वैल्यू क्या होगा? कोई बताएगा? अब 3 3 क्यों? हमने ऐसे ही पावर मेथड पढ़ा। नो सर 190 नो होगा। सर। हमने ऐसे ही पावर मेथड को पढ़ा था। क्या? 190। आराम से, थोड़ा जल्दी कर रहे हो, थोड़ा जल्दी कर रहे हो। हाँ, थोड़ा जल्दी कर रहे हो। अब इधर ध्यान दो। As you increase the number of iterations, ak plus 1v divided by akv will converge to lambda 1। चलो आ जाओ यहां पर। बोलिए। इससे कुछ नहीं अंदाज हो रहा? इसको जरा ध्यान से देखो तो 46 अपॉन 22 रफली कितना हुआ? 2.09। ओके। 190 अपॉन 94 2.02। ओके। तो क्या अंदाज होगा? ये पावर मेथड के थ्योरी के अनुसार हमको तो लेना क्या था, ये लेना था, है ना, v अपॉन दिस। अब उसमें स्केलर्स को निकालना है तो वही आइगन वैल्यू होती है। ध्यान देंगे ax इज इक्वल टू लैम्डा x होता है ना, तो हमने इसको स्केलर्स को बाहर निकाल लिया। ये स्केलर्स बाहर निकालने का पर्पस ही यही है, 94, 190, 46, 22। अब पावर मेथड ये कहता है कि कन्वर्ज कब होगा? पावर मेथड ये कहता है कन्वर्ज कब होगा? जब रिसेंट इटरेशन के बाद जो आइगन वैल्यू मिलेगी, ये देखो ना, लैम्डा 1 टू द पावर k प्लस 1 अपॉन लैम्डा 1 टू द पावर k प्लस 1 अपॉन लैम्डा 1 टू द पावर k। तो ये किसको दे देगा? k देगा कि नहीं, लैम्डा 1 देगा कि नहीं देगा? तो जो रिसेंट इटरेशन के बाद जो हमको आइगन वैल्यू मिल रही है और उसके ठीक पहले वाले की जो आइगन वैल्यू मिल रही है, वो अगर कन्वर्ज हो रही है, उसके दोनों के बीच का जो अंतर है वो बहुत कम होते जा रहा है। और कम होने की सीमा जो है वो बता दिया गया है कि मैं तय करूंगा गिवन टॉलरेंस, मतलब किस हद तक वो अंतर कम हो सकता है। तो यहां से आपको दिख रहा है कि 6 अपॉन 22, 190 अपॉन 94 इस किधर की ओर कन्वर्ज हो रहा है? बेसिकली ये किधर की ओर कन्वर्ज हो रहा है? किधर की ओर कन्वर्ज हो रहा है? इधर की ओर कन्वर्ज हो रहा है, लगभग -2 की ओर ये कन्वर्ज हो रहा है। तो अप्रोक्सीमेट लार्जेस्ट आइगन वैल्यू इस मैट्रिक्स का कितना हो जाएगा?
माइनस सॉरी 2 की ओर कन्वर्ज हो रहा हो। आप एग्जैक्टली अगर अब आपको लगता है मैं इसको सॉल्व करके देख लेता हूं, चलो भाई इसको सॉल्व करके देख लें। क्या था 2 माइनस 12 और 1, 2 माइनस 12 और 1 माइनस 5, 2 माइनस 12 और 1 माइनस 5। ठीक है, तो कैसे करेंगे इसको? a माइनस लैम्डा आई बनाए तो क्या मिलेगा? 2 माइनस, बताते जाओ भाई, जल्दी से खुद करके बताओ। 2 माइनस लैम्डा इंटू माइनस 12, 1 माइनस 5 माइनस लैम्डा इज इक्वल टू 0, है ना? ऐसा ही होगा ना कि नहीं होगा? यस सर। यस सर। क्यों भाई? sir. तो अब इसका डिटर्मिनेंट जरा आप लोग कागज पेन से जल्दी से कर लो। तो 2 माइनस लैम्डा इंटू माइनस 5 माइनस लैम्डा इन माइनस 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 प्लस 12 हो जाएगा ना, इक्वल टू 0। तो यहाँ से मिल गया माइनस 10 और 2 इंटू माइनस लैम्डा इज माइनस 2 लैम्डा प्लस 5 लैम्डा प्लस लैम्डा स्क्वायर हो गया प्लस 12 इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या मिल गया? यहाँ से मिल गया लैम्डा स्क्वायर प्लस प्लस क्या मिला? 3 लैम्डा। मैं गलत तो नहीं कर रहा हूँ, चेक करते रहिए। प्लस 2, गलत तो नहीं है? गलत लग रहा है मुझे। पहले तो सब देख लें। 2 माइनस 12 1 माइनस 5, 2 माइनस 12 1 माइनस 5, 2 माइनस लैम्डा ये हो गया, 5 माइनस लैम्डा ये हो गया। 2 माइनस लैम्डा इंटू माइनस 5 माइनस लैम्डा। यहाँ ठीक लिखा हूं ना? साइन प्लस 12 ही होगा ना? यस सर। Yes sir. Yes, sir. चलो तो फिर इसको मल्टीप्लाई करके बताओ। 2 इंटू माइनस 5 माइनस 10, 2 इंटू माइनस लैम्डा इज माइनस 2 लैम्डा प्लस 5 लैम्डा प्लस लैम्डा स्क्वायर। तो लैम्डा स्क्वायर प्लस 3 लैम्डा प्लस 2। तो हाँ, तो ठीक तो है, आ तो गया लैम्डा स्क्वायर प्लस 2 लैम्डा प्लस लैम्डा, तो ये 2 हो गया प्लस 2 Plus इज 2. इक्वल टू 0। तो यहाँ से मिल गया, हाँ यहाँ से मिल गया लैम्डा इंटू लैम्डा प्लस 2. 2 प्लस 1 इंटू लैम्डा प्लस, हाँ यहाँ से मिल गया लैम्डा प्लस 1 इंटू लैम्डा प्लस 2। डोमिनेंट आइगन वैल्यू देखो क्या मिल गया? लैम्डा 1 जो है किसके बराबर है? -1 के। 2 जो है वो माइनस 2 बराबर है। तो लार्जेस्ट मैग्नीट्यूड क्या हो गया? 2 के बराबर। और जो हमने पावर मेथड से लगभग निकाला है वो भी किसके बराबर है? 2 के बराबर है। 2 Minus के 2 बराबर। के तो ये जो मैंने आपको एक उदाहरण बताया, इससे आपको थोड़ा सा अंदाज हुआ होगा कि पावर मेथड में हमको सवाल कैसे करने। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही रहने देते हैं क्योंकि मुझे एक मीटिंग में जाना है। और फिर नेक्स्ट क्लास कल होगी या मंडे जब भी होगी तो अपन उसको और आगे बढ़ाएंगे। ठीक है सर। Yes, sir. सर यस सर। हाँ बोलो।